हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जो लास्ट वीडियो था हमारा इस सीरीज में, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डी ब्रोय हाइपोथेसिस, और ये इस सीरीज का जो है 7th वीडियो है, जिसमें हम ये जो हाइपोथेसिस था डी ब्रोय का, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। क्योंकि डेविसन-जर्मर ने जो डी ब्रोय हाइपोथेसिस था उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया था कि भाई ये जो हाइपोथेसिस है दैट इज टोटली करेक्ट। तो चलिए चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद डी ब्रोय को नोबेल प्राइज मिल गया था। प्रूफ हो गया था कि भाई ऐसी जो उन्होंने बात कही थी कि मैटर जो है वो डुअल नेचर शो करता है रेडिएशन की तरह, वो प्रूफ हो गया था। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये एक्सपेरिमेंट को समझते हैं पूरी तरीके से। तो इस एक्सपेरिमेंट का पहले मैं ये बता दूं व्हाट इज द ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्ट टू वेरीफाई डी ब्रोय हाइपोथेसिस। अभी डी ब्रोय हाइपोथेसिस क्या है? देखिए, डी ब्रोय हाइपोथेसिस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो इट्स वेरी गुड, पर अगर कुछ बातें आपको इससे रिलेटेड नहीं पता है तो ये वीडियो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको पता है इससे रिलेटेड सारी बातें, देन उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप अपना ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर भी डी ब्रोय हाइपोथेसिस मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो ये है कि मैटर यानी पार्टिकल एग्जिबिट वेव, ओके, एंड दैट waves we called मैटर और डी ब्रोय वेव्स। ओके, ये था डी ब्रोय का हाइपोथेसिस। हमें इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जो डेविसन-जर्मर ने पहले क्या सोचा होगा इसके वेरिफिकेशन के बारे में, कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप तो करना है, तो कुछ पहले सोचा तो होगा कि कैसे इसको परफॉर्म करें, कैसे वेरीफाई करें। तो स्टार्ट तो वही होगा, एक बेसिक सी बात है कि अगर कोई मैटर पार्टिकल वेव एसोसिएट कर रहा है तो वेव की प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा। और वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? वेव की प्रॉपर्टीज जो है कि भाई वेव तो डिफ्रैक्ट करनी चाहिए और उस पर इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो ये दो बातें जो है वो इसमें भी मिलनी चाहिए हमें। पर ये वेव जो है वो कैसे डिफ्रैक्ट करे और कैसे इंटरफेरेंस इसमें हो, तो उसके लिए जो स्टार्टिंग है ये समझ सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन से अगर आप एक पार्टिकल लेते हो, मटेरियल पार्टिकल, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से ही परफॉर्म करना इजी रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन से जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है वो तो हमें पता है, हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हो, ठीक है, और उसको 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको वेरी कराएं अगर, तो इससे जो वेव एसोसिएट होगी उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ हमें कितनी मिलेगी? तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम। ये आप निकाल सकते हो। डी ब्रोय का हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.2 डिवाइड बाई √v एंगस्ट्रॉम। तो v की वैल्यू अगर 100 डाल दो इसमें तो √100, तो ये तकरीबन 1.2 एंगस्ट्रॉम आपको तकरीबन मिल रहा है। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम का इसमें आपको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है हमको वेवलेंथ। ओके, तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम का हमको इसमें वेवलेंथ मिल रहा है, तो अब इस वेव को अगर हम किसी ऐसे ऑब्स्टिकल पे डालें जिसका जो साइज है वो इस वेवलेंथ से अगर कंपेटेबल हो, तो हमको डिफ्रैक्शन मिलना चाहिए। ओके, तो इस साइज का हमको ऑब्स्टिकल चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे हमको डिफ्रैक्शन कराना है। तो अब वो ऑब्जेक्ट हमको कहां से मिलेगा? तो वो ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा सॉलिड स्टेट में, यानी कोई क्रिस्टल अगर हम लेते हैं तो क्रिस्टल में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो हम कंसीडर करें तो उसका जो साइज है वो तकरीबन इस साइज के बराबर हमको मिलेगा। सो इन क्रिस्टल द
इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज 1 to 3 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए इसका जो साइज है वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन के जो वेवलेंथ है उससे कंपेटेबल है, तो इसमें हमको डिफ्रैक्शन मिलेगा, और अगर डिफ्रैक्शन मिलेगा तो उसके बाद हमें इंटरफेरेंस भी मिलना चाहिए। तो ये इस एजम्पशंस के बेसिस पे 1924 में डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया, और 1927 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। तो चलिए चलते हैं अब इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे कि कैसे उन्होंने इसको सेट करके क्या क्या उनका ऑब्जर्वेशन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसके सेटअप की। तो इसमें अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें हम पाएंगे कि हमें लेना है क्रिस्टल। क्रिस्टल इसमें जो हम कंसीडर करेंगे वो हमारा क्रिस्टल होगा निकिल का। निकिल क्रिस्टल पे हम इलेक्ट्रॉन की जो है वो बीम डालेंगे। तो यहां पे मैं क्रिस्टल डिजाइन कर रहा हूं। दिस इज अवर क्रिस्टल, दिस इज अवर क्रिस्टल। ओके, क्रिस्टल में हमारे एटम्स, थोड़ा इसको नीचे ड्रॉ करता हूं, दिस इज अवर क्रिस्टल, और क्रिस्टल में ये रखे हैं हमारे एटम्स। ओके, दीज आर आवर एटम्स। ये क्रिस्टल है निकिल का, निकिल क्रिस्टल, और इसमें जो इंटर एटॉमिक जो स्पेसिंग है दैट इज स्मॉल डी। ये इसका इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है स्मॉल डी। अब इसमें एक तो होगा हमारा यहाँ पे सोर्स, इलेक्ट्रॉन गन जिसे बोल सकते हैं आप। वो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और जो इस पे हिट करेंगे और बाद में इसमें से स्कैटरिंग होगी। तो ये हमने यहाँ पे अपना रखा एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स। ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स से हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो यहाँ पे हिट करेगा इस पे, और बाद में इसमें से होगा स्कैटरिंग। तो ये जाके हिट करके स्कैटर करेगा, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक अपना डिटेक्टर। दिस इज अवर डिटेक्टर। ओके, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम, और जो कि जाके इस पे हिट कर रही है और यहाँ पे हमको डिटेक्ट हो रही है। तो थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री करेंगे। ये जो हम अगर ज्योमेट्री करें तो ये वाला जो एंगल है, ओके, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ओके, तो ये वाला एंगल जो है ये दिस इज अवर θ/2, दिस इज अवर θ/2, यानी इलेक्ट्रॉन सोर्स और डिटेक्टर के बीच का एंगल हमारा थीटा है। और अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, या तो ये वाला एंगल बेसिकली है हमारा फाई, और ये एंगल हम ले लेते हैं फाई। तो फाई एंगल किसके बीच है? जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो हमारी क्रिस्टल की, उससे डिटेक्टर का या इलेक्ट्रॉन सोर्स से सरफेस का, और डिटेक्टर और इलेक्ट्रॉन सोर्स के बीच का एंगल जो है वो हमारा थीटा है, और ये सिमेट्रिक है। अच्छा, डिटेक्टर की बात करें तो डिटेक्टर जो है आपका ये रोटेट करेगा पूरे इस पे, ठीक है। ये चेंज होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि स्कैटर इलेक्ट्रॉन इसको डिटेक्ट करने, यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एजम्पशन है वो ये मान के चले थे कि ये जब यहाँ से स्कैटर करेगा तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने चाहिए और कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम मिलने चाहिए, अगर इसमें डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, अगर इसमें डिफ्रैक्शन होता है। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो जब एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया गया तो सबसे पहली बात इसमें जो पाई गई वो ये पाई गई कि एट 54 वोल्ट द इलेक्ट्रॉन बीम गेट स्कैटर्ड। पहला पॉइंट तो ये हमें मिला कि भाई जब 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डाला गया तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो स्कैटर कर गई, ठीक है। अब स्कैटर जब की तब अगला जो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 35 द इंटेंसिटी is the intensity observed minimum and
एट थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री the observed intensity was maximum. ओके तो ये जो ऑब्जर्व इंटेंसिटी जो ऑब्जर्व की गई वो 35 डिग्री पे तो मिनिमम मिला हमें और 50 डिग्री पे हमें मैक्सिमम मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ? 35 डिग्री पे मिनिमम इंटेंसिटी और 50 डिग्री पे मैक्सिमम, मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हिट किए तो पहले तो यहाँ पे ये स्कैटर किए, तो यहाँ पे ये डिफ्रैक्ट होने के बाद इनमें क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ। इनमें जो वेव्स थी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इससे एसोसिएट जो वेव्स थी वो डिफ्रैक्ट होने के बाद उनमें इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस होने पे कहीं पे तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिले और कहीं पे हमें 50 डिग्री पे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिले। जैसे कि वेव्स में होता है, जब आपने ये डबल स्लिट पढ़ा होगा पहले, तो उसमें जब वेव को दो स्लॉट से निकालते हैं हम स्लिट से, तो उनमें क्या होता है कि उनमें इंटरफेरेंस होता है। तो कहीं पे तो हमको मिलता है ब्राइट फ्रिंज, कहीं पे मिलता है डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन जो है वो ज्यादा हिट कर रहे हैं, और जहाँ पे डार्क मिल रहा है यानी वहां पे कोई फोटोन हिट नहीं कर रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी ऑब्जर्व हुई कि किसी एंगल पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, यानी मिल भी रहे हैं तो बहुत कम, एक या दो, और कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्लॉट से समझें तो अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें प्लॉट, तो जैसे जैसे आप थीटा वेरी कराएंगे, ठीक है, और इंटेंसिटी के साथ इसका प्लॉट देखें तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो हमको मिल रही है एट थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पे, और मिनिमम इंटेंसिटी हमको यहाँ पे मिल रही है, वो मिल रही है 35 डिग्री पे। तो ये वेरिएशन आपका अलग अलग एंगल पे हमको मिला। तो ये जो 50 डिग्री जहां पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, और जहां पे मिनिमम मिल रही है वहां पे क्या होगा? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो जैसा कि एजम्पशन था, हमको रिजल्ट तो डिजायर्ड मिल गया कि इसमें इंटरफेरेंस तो हो रहा है, पर फिर भी इसका जो वेवलेंथ का कैलकुलेशन अभी बाकी है, जो हमें कैलकुलेशन वेवलेंथ का चेक करना होगा कि जो इसके क्रिस्टल के थ्रू जो इसका वेवलेंथ का कैलकुलेशन है, जो हम ब्रेग्स लॉ से करेंगे, और डी ब्रोए हाइपोथेसिस का जो कैलकुलेशन है, जो कि उसकी वेवलेंथ की इक्वेशन से करेंगे, वो दोनों की वेवलेंथ भी आपस में कंपेटेबल होनी चाहिए, यानी वो भी मैच करनी चाहिए। ओके, तो चलते हैं अब इस वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम ब्रेग्स लॉ और डी ब्रोए हाइपोथेसिस का जरा सा कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं ब्रेग्स लॉ। ब्रेग्स लॉ को करेंगे जरा। तो ब्रेग्स लॉ सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है, और ये सारा का सारा सेटअप काफी कुछ उस एक्सरे डिफ्रैक्शन से मैच करता है। तो ब्रेग्स लॉ अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको डिस्कस करूंगा कि ब्रेग्स लॉ बेसिकली क्या है। तो हेडिंग डालेंगे ब्रेग्स लॉ। तो ब्रेग्स लॉ बेसिकली एक इक्वेशन है, दैट इज 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहां पे D जो है, व्हाट इज D हियर? D इज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ओके, और यहां पे थीटा की जगह हम एंगल फाई यूज कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ब्रेग्स लॉ में जो एंगल यूज होता है वो फाई होता है, यानी उसकी सरफेस से और जो डिटेक्टर वाला एंगल था, यानी रिफ्लेक्टेड बीम का जो एंगल है, वो बेसिकली फाई है। और एन क्या है? एन हमारा जो पॉइंट्स है जहां पे हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव के बारे में बात करें, कंस्ट्रक्टिव फर्स्ट मैक्सिमम जहां पे हमें मिल रहा है। सो फॉर एन इज वेयर द मैक्सिमा आकार, यानी जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और लैम्डा इज अवर वेवलेंथ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेग्स लॉ।
अब ये फॉर्मूला कैसे आता है जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम बनाते हैं अपना एक वापस से उस एक डायग्राम को हमको पड़ेगा जरूरत। ये फॉर्मूला है हमारा ब्रेग्स लॉ का, जिसका हम यूज करेंगे अभी वेवलेंथ अकर करने में। तो वापस से जरा देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इसके लिए मैं बना रहा हूं वापस से अपना डायग्राम। ये है हमारा क्रिस्टल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बीम आपकी हिट कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम ये गई और ये स्कैटर कर गई, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और बीम डालेंगे इलेक्ट्रॉन की, वो कुछ इस तरीके से आई और ये इस वाले एटम से हिट करके और ये कुछ इस तरीके से स्कैटर कर गई, ठीक है। एंगल के बारे में बात करें तो ये वाला एंगल हमने भी डिस्कस किया, ये वाला एंगल है हमारा फाई, ये एंगल भी है फाई, और नॉर्मल अगर डाल दें तो ये एंगल हो गया θ/2 और ये एंगल हो गया θ/2, या पूरा भी देख सकते हैं दिस एंगल इज थीटा। तो देखो इन दोनों बीम में पाथ डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, ध्यान से देखेंगे तो, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इससे इस वाली लाइन पे, ये इस पे नॉर्मल है दिस इज 90 डिग्री और ये इस पे नॉर्मल है दिस इज 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट, ये बीम यहां से गई, यहां से रिफ्लेक्ट कर गई और ये बीम यहां से यहां रिफ्लेक्ट, तो एक्स्ट्रा पॉइंट चली वो ये वाला डिस्टेंस जो है ये एक्स्ट्रा चली है, यही इसका पाथ डिफरेंस होगा। तो ये पाथ डिफरेंस हम जरा निकाल लें कितना होगा। तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये एंगल है हमारा बेसिकली फाई, ये एंगल है फाई, तो और ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी हमारा फाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एंगल अगर फाई है तो ध्यान से देखेंगे ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस फाइव, तो ये एंगल 90 माइनस फाइव, ये 90, तो ये एंगल कितना हुआ 5, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है स्मॉल डी, तो ये डिस्टेंस स्मॉल डी, ये एंगल 5, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ये इसका कंपोनेंट हुआ डी साइन 5 और ये वाला कंपोनेंट हुआ डी कॉस 5। ये क्लियर है। थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं, मेरे ख्याल से डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूं। ये बेसिकली ये सेटअप है, ये ट्रायंगल है छोटा वाला, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो इस ट्रायंगल में देख सकते हैं जो ये 90 डिग्री है बेसिकली, ये डिस्टेंस है हमारी डी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा 90 डिग्री है और ये डिस्टेंस है डी, और इसमें ये वाला एंगल है हमारा, दिस एंगल इज बेसिकली 90 माइनस 5, थीटा नहीं 5, ठीक है। और ये वाला एंगल बेसिकली दिस इज हमारा, ओके। तो इसका हम कंपोनेंट ले लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट बन गया हमारा डी साइन 5 और ये वाला डी कॉस 5, ठीक है। डी साइन 5 डी कॉस 5, ये डी 90 माइनस 5, ये 5 90। तो यही वाला ट्रायंगल है बेसिकली, है ना। ये वाला 5 है, तो 5 के जस्ट सामने वाला बना हमारा डी साइन 5 और ये वाला बना डी कॉस 5, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। यहां से जो पाथ डिफरेंस हमें मिलने वाला है, पाथ डिफरेंस ये हमको मिलेगा डी साइन 5 और इस ट्रायंगल में ये भी डी साइन 5 हुआ, तो जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 2d साइन 5, ठीक है। और ये हमें देख रहे हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सो कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। तो बस दोनों पाथ डिफरेंस को हम इक्वल कर दें तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2d साइन 5 इज इक्वल टू n लैम्डा, 2d साइन 5 इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यही है बेसिकली हमारा ब्रेग्स लॉ, जिसका थोड़ा सा हमने भी डिस्कशन कर लिया। तो अब इस ब्रेग्स लॉ का यूज करके हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट वेवलेंथ। तो ब्रेग्स लॉ का वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसमें जरा वैल्यू पुट करें हम। तो यहाँ पे वैल्यू 2, जरा एंगल भी निकाल लेते हैं हम, फाई की वैल्यू क्या है यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फाई। तो फाई का जो वैल्यू है देखें जरा, फाई
प्लस थीटा प्लस फाइव, इस पूरे को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो दैट इज फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव, दिस इज इक्वल टू पाई। तो अब इस फाइव को ऐड करो तो ये बन गया 2 फाइव इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ओके, और यहां से फाइव मिल गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां से अगर साइन फाई ले लें हम तो साइन पाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो ये हमको मिलेगा साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमको फाई की वैल्यू मिल गई, साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें बेसिकली निकालना है लैम्डा, और n की वैल्यू है बेसिकली n इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमम जहां पे अकर हो रहा है उसके लिए n की वैल्यू 1 मिलेगी। और निकल क्रिस्टल के लिए d का वैल्यू जो हम यूज करते हैं, जो मिलता है हमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है 0.091 नैनोमीटर। ठीक है, और फाई की वैल्यू हमने निकाली। किस एंगल पे हमको मैक्सिमम मिला था? वो था हमारा थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहां से हमको मिल गया साइन फाई इज इक्वल टू कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2 इंटू 0.01 इंटू 10 रेज द पावर -9 इंटू कॉस 25 डिग्री, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। एन की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज आप वैल्यू पुट करें इसमें, इसका कैलकुलेशन करें तो यहां से हमको जो वेवलेंथ मिलेगी, दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। सो दिस वैल्यू वी गेट फ्रॉम दिस एक्सरे डिफ्रेक्शन, यानी ब्रैग्स लॉ से हमको लैम्डा की ये वैल्यू मिल गई। अब हमको ये वैल्यू चेक करनी है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से, यानी डी ब्रॉय इक्वेशन से। तो चलिए उसको भी जरा हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना डी ब्रॉय का जो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला है वेवलेंथ इज इक्वल टू, तो डी ब्रॉय इक्वेशन या वेवलेंथ इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू h अपॉन p, दैट इज इक्वल टू h अपॉन mv। अच्छा, यहाँ पे जो हम पार्टिकल ले रहे हैं वो पार्टिकल हमारा कौन सा है? पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए वो मैंने पहले ही डायराइव कर रखी है। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई √v। अब कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे हमको ये मिला, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला वो है हमारा 54 वोल्ट पे। तो वैल्यू डाल दो इसमें, दैट इज 12.27 डिवाइड बाई √54 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, मेरी मत मानिएगा, इसको कैलकुलेट भी करके देखिए। जितना भी कैलकुलेशन आप खुद भी करके देखिए, क्योंकि कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, कुछ करेक्शन हो सकता है। तो आप खुद कैलकुलेट करें, और अगर ठीक हो तो बताएं भी मुझे कि हाँ ठीक है कैलकुलेशन, और गलत हो तो भी बताएं कि कहाँ पे करेक्शन है। सो यहां से हमको लैम्डा की वैल्यू बेसिकली मिलेगी, दैट इज 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमको ब्रैग्स लॉ से वेवलेंथ मिल रहा है वही वेवलेंथ हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, यानी जो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है, दैट इज एक्सीलेंटली एग्रीमेंट विद दिस रिजल्ट, विद दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो ये प्रूफ हो गया कि जो मैटर पार्टिकल है वो वेव्स एग्जिबिट करता है, और उन वेव्स को डिटेक्ट हम कर सकते हैं। वो डिफ्रैक्शन फॉर्म करती है, इंटरफेरेंस फॉर्म करती है। ओके, और ये जो वाली वेव है मैटर वेव, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस वेरिफिकेशन के बाद जो है डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला, और यहां से जो है क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिकली जो है बिल्कुल नए तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट हुआ। यानी क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे खास बात यह है कि अगर जो एक्सपेरिमेंट में
इलेक्ट्रॉन की बीम डाली तब तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले, कहीं पे कम मिले। अगर आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप ऐसा सेट किया कि इंटेंसिटी बहुत कम है कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर भी हमको यही पैटर्न मिला, यानी कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब है ये अप्रोच जो है ये पूरी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, यानी जो वेव इंटरफेयर कर रही है एक इलेक्ट्रॉन की, वो जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। सो दैट्स अ टोटली स्ट्रेंज थिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो दैट्स प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच का फिर आगे और इस पे फिर क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलप मिला, तो डेवलप हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो इस पे बनेगा वो वेव पैकेट्स पे बनेगा, क्योंकि अब हमने बना ली है इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म कर रहा है, तो वेव्स कैसी होंगी तो वो उन पे हम डिस्कस करेंगे वेव पैकेट्स पे, और हम निकालेंगे उन वेव्स की वेलोसिटी, यानी ग्रुप्स वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पे, जो अगला वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसको जरूर बताएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।